दोस्तों, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटें तो आपको कई ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जिसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे फिल्म मेकर्स इन स्टोरीज में मिर्च मसाला लगाकर इनको फिल्मी पर्दे पर उतार देते हैं। और अफसोस, दर्शकों को ये कहानी बॉलीवुड के अंदाज में कुछ ज्यादा ही रास आते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही वेश्या की कहानी बताने वाले हैं जिसने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही प्रपोज कर दिया था। दोस्तों, अगर आप भी गंगूबाई काठियावाड़ी की इस सच्ची और दिलचस्प कहानी को सुनना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुजरात के काठियावाड़ी में रहने वाली गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी एक आम लड़की की तरह ही थे, जो गुजरात के काठियावाड़ी गांव में अपने एक संपन्न परिवार में रहते थे। इनके परिवार के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे थे और वकालत से जुड़ा काम करते थे। दोस्तों, इनके बारे में जितनी जानकारी लेखक हुसैन जैदी को है, उतनी जानकारी शायद ही किसी दूसरे इंसान को हो। उन्होंने इनके ऊपर माफिया क्वींस ऑफ मुंबई नाम की किताब भी लिखी है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी भी हुसैन जैदी की बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के ऊपर ही बेस्ड है। दोस्तों, गंगूबाई उर्फ गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी को बचपन से ही चमक धमक काफी पसंद थे, इसलिए वो बॉलीवुड की फिल्मों को खासा पसंद किया करते थे। फिल्मों के गानों पर डांस किया करते थे और उन्हें गाना गाने का और अपने आप को फिल्मी पर्दे पर देखने का बहुत शौक था। इसी वजह से बचपन में गंगा का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, जबकि इनका परिवार काफी अमीर था और इनके परिवार वाले चाहते थे कि गंगा बड़ी होकर कोई अफसर बने। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब दिमाग पर दिल हावी हो तो इंसान अपने अलावा किसी की भी नहीं सुनता। कुछ ऐसा ही किया गंगा ने भी जब उसकी मुलाकात रमनीक लाल से हुई। गंगा की जिंदगी में जैसे ही रमनीक आया और उसे पता चला कि वो मुंबई में रह चुका है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। उसे लगा कि रमनीक के जरिए उससे बंबई जाने का रास्ता मिल जाएगा। इसके बाद दोनों में ढेरों बातें होने लगे। रमनीक उसे फिल्मों और बॉलीवुड के बारे में बताता रहता। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ा तो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। गंगा और रमनीक के इस रिश्ते से गंगा के घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन गंगा को तो बस रमनीक के जरिए बॉलीवुड में काम करने का सपना सच होते हुए दिख रहा था। जिसके बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। गंगा ने अपनी माँ के गहने चुराए और दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और शादी के तुरंत बाद दोनों बंबई चले गए। अब गंगा अपने सपनों के शहर बंबई पहुंच चुके थे, जिसे उसने सिर्फ फिल्मी पर्दे पे देखा था। अब वो अपनी आंखों से उस जगह को देख रहे थे। गंगा का तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कुछ दिन तक दोनों साथ रहे, या यूं कह लो जब तक दोनों के पास पैसा था दोनों ठीक ढंग से साथ में रहे। लेकिन पैसे के खत्म होते ही दोनों में अनबन शुरू हो गई। जिसके बाद रमनीक ने गंगा से कहा कि फिलहाल तुम मेरी मौसी के यहाँ रह लो, जब तक मैं यहाँ रहने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढता हूँ। गंगा भी अपने पति रमनीक की बातों में आ गई। जिसके बाद रमनीक अपनी मौसी को फोन करता है और उसकी मौसी गंगा को घर से अपने साथ रात के अंधेरे में एक टैक्सी में बिठाकर ले जाते हैं। गंगा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसका पति रमनीक, जिसके भरोसे वो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आई थी, आज वो उसे मात्र 1000 रुपए के लिए एक वेश्यालय में बेच देगा। कुछ देर बाद टैक्सी एक जगह पर रुकती है और उस जगह का नाम होता है कमाठीपुरा। अब गंगा समझ जाती है कि उसके पति ने उसका सौदा कर उसको बेच दिया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके पति ने उसको किसी लावारिस चीज की तरह क्यों बेच दिया है। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन यहाँ उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं होता। अब गंगा के सारे सपने एक झटके से टूट चुके थे, लेकिन वो बैठकर सिर्फ एक बात को सोच रही थी कि आखिर उसके पति ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। दिन बीतते जाते हैं, रातें गुजरती जाती हैं और धीरे धीरे समय भी बीतता जाता है। आए दिन कोई ना कोई मर्द वहां आता है और अपना काम करके चला जाता है। अब गंगा को भी इसकी आदत पड़ चुके थे और उसने भी इसी को अपनी जिंदगी बना लिया था। भले ही वो मजबूर थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि न वो अब अपने घर काठियावाड़ी जा सकते थे और न ही अपने पति के पास, जो अब सिर्फ नाम का पति रह गया था। समय बीतता है और इसी समय गंगा पूरे कमाठीपुरा में फेमस होते जाते हैं। इसी दौरान एक पठान जिसका नाम शौकत खान था, वो उसके पास आता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। जब गंगा नहीं मानती तो वो उसके साथ मारपीट पर उतर जाता है और अपना काम करने के बाद बिना पैसे दिए ही वापस चला जाता है। शौकत खान की बंबई में अच्छी खासी चलते थे, इस वजह से दूसरे लोग इस चीज का सिर्फ तमाशा ही देखते हैं। गंगा इस बार भी अपने आप को जैसे तैसे मना लेती है, लेकिन शायद किस्मत कुछ और चाहते थे। एक दिन शौकत खान फिर आता है और दोबारा गंगा के साथ जबरदस्ती रात गुजारता है। इस बार गंगा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इतनी खराब कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। जब गंगा अस्पताल से ठीक होकर आती है तो वो शौकत खान के खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्योंकि गंगा ने सुना था कि बंबई में हर बाप का एक बाप होता है और इस शौकत खान के बाप का नाम था करीम लाला। दोस्तों, आपको बता दें, करीम लाला उस वक्त का मशहूर डॉन था। वो अपने इरादों और उसूलों का पक्का था। एक दिन मौका देखकर गंगा करीम लाला के घर के पास चली जाती है। जैसे ही करीम लाला अपने घर के पास से गुजर रहे होते हैं, गंगा कहती है कि साहब आपसे कुछ बात करनी है। करीम लाला उसे अपने घर पे लेके आते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं बल्कि घर की छत पे करीम लाला उसके लिए खाना मंगवाते हैं, लेकिन वो नहीं खाते और कहती है कि साहब अगर मेरे वैश्या होने से आपका घर गंदा हो जाएगा तो मेरे छूने से आपके बर्तन भी गंदे हो जाएंगे। करीम लाला गंगा की बात सुनकर उसको देखते रहते हैं। अब गंगा शौकत खान की सारी बात बताती है कि उसने क्या किया उसके साथ।
जिसके बाद करीम लाला कहते हैं कि जैसे ही अगली बार वो तुम्हारे पास आए तुम बस मुझे खबर पहुंचा देना। जिसके बाद गंगा करीम लाला से रोते हुए कहती है कि आज तक उसने किसी मर्द के साथ इतना सुरक्षित महसूस नहीं किया। आज तक जो भी आया या तो उसने मुझे बेचा है या फिर खरीदा है। ये कहते हुए वो अपने कपड़े से एक धागा निकालते हैं और करीम लाला की कलाई पर बांध देते हैं और कहती है आज से आप मेरे राखी भाई हो। कुछ दिनों बाद शौकत खान गंगा के पास फिर से जाता है और दोबारा वैसा ही व्यवहार करता है, लेकिन गंगा इस बार पहले ही करीम लाला तक खबर पहुंचा देते हैं। जिसके बाद करीम लाला तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और शौकत खान को बुरी तरह जानवरों की तरह पीटते हैं। वो उसको मारते मारते अधमरा कर देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि गंगा मेरी राखी बहन है और अगर उसकी तरफ किसी ने आंख उठा के देखा भी तो उसका शौकत से भी बुरा हाल करूंगा। फिर क्या था, इसके बाद लोग जितना करीम लाला से डरते थे उतना ही गंगा से भी डरने लगे। धीरे धीरे अब गंगा का भी लोगों के बीच नाम होने लगा था। गंगा अब कोठेवाली से गंगूबाई काठियावाड़ी बन चुके थे। धीरे धीरे कमाठीपुरा की सारी जिम्मेदारी अब गंगूबाई के ऊपर आ चुके थे। उसने कमाठीपुरा में काम करने वाली सभी महिलाओं के लिए कई काम किए। उसने कई ऐसी लड़कियों को वापस घर भेजा जिनसे जबरन वैश्यालय में काम कराया जाता था। गंगूबाई का असूल था कि वो जबरदस्ती किसी भी महिला को कोठे पर नहीं रखते थे। वो इस काम से जुड़ी महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी काफी सजग थे। उन्होंने वैश्यालय में किसी भी महिला के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और उन लोगों के खिलाफ भी कदम उठाए जिन्होंने इन महिलाओं का शोषण किया। एक बार गंगूबाई ने बंबई के आजाद मैदान में पूरी भीड़ को थरा दिया था। उन्होंने कहा था अगर कमाठीपुरा में औरत न हो तो बंबई की सड़कें असुरक्षित हो जाएंगे। मर्दों का वैश्यपना तो ये वैश्याएं झेल लेते हैं जिनको सभी लोग नीची नजर से देखते हैं। गंगूबाई ने कहा था कि मैं इन सभी लड़कियों की मां हूं। गंगूबाई से जुड़ा ऐसा ही एक और किस्सा है जिसमें उन्होंने उस दौर के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की एक मीटिंग के दौरान बोलती बंद कर देते। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 1960 के उस दौर में कमाठीपुरा में सेंट एंथनी हाई स्कूल शुरू हुआ। इसी के साथ आवाज उठी कि इसके पास मौजूद वैश्यालय को बंद किया जाना चाहिए, इससे वहां पढ़ रहे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन गंगूबाई इसके खिलाफ थे, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से मदद मांगी और एक मीटिंग फिक्स की। इस मुलाकात में गंगूबाई की सहजता और स्पष्ट विचारों ने नेहरू जी को हैरान कर दिया। जिसके बाद नेहरू जी ने गंगूबाई से सवाल किया कि आप इस धंधे में क्यों आई जबकि आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकते थे और आप एक आदर्शवादी पत्नी भी बन सकते थे। दोस्तों, बताया जाता है कि उसी दौरान गंगूबाई ने प्रस्ताव रखा और कहा कि अगर वो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो वो तुरंत ये धंधा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ये बात सुनते ही नेहरू जी कुछ नहीं कह पाए। हालांकि बाद में उन्होंने गंगूबाई के इस बयान से असहमति जताई। कहते हैं जब ये बात गंगूबाई ने नेहरू जी से कही थी तो सभी वैश्यालयों ने उनके लिए तालियां बजाई थी। जिसके बाद गंगूबाई ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी नाराज मत होइए, मैं तो बस अपनी बात साबित करना चाहते थे, क्योंकि सलाह देना हर किसी के लिए आसान होता है लेकिन उसे अपनाना बहुत मुश्किल। हालांकि नेहरू जी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा और मीटिंग खत्म होने के बाद गंगूबाई को आश्वासन दिलाया कि वो इनकी बातों पर जरूर ध्यान देंगे। दोस्तों, अपने ऐसे सोशल वर्क के लिए गंगूबाई काठियावाड़ी की तस्वीर आज भी कमाठीपुरा के वैश्यालयों में लगाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी गंगा यानी गंगूबाई काठियावाड़ी की पूरी कहानी। आपके इस पर क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।